नमस्कार साथियों। आज हम शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम में लगने वाली प्रमुख बीमारियों एवं कीटों, उनसे होने वाले आर्थिक नुकसान तथा उनके प्रभावी प्रबंधन एवं रोकथाम के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी समस्या का स्थायी समाधान खोजने से पहले उसके मूल कारणों को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि बीमारी या कीट प्रकोप क्यों और किन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है, तब तक उसका समाधान वैज्ञानिक या दीर्घकालिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये रोग या फिर ये कीट का प्रकोप क्यों और कैसे उत्पन्न हुआ। इसे जानने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि पौधे में होने वाली समस्याएं किस प्रकार की होती है। तो किसी भी पौधे में दिखाई देने वाली समस्या को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है जैविक यानी बायोटिक कारण, दूसरा होता है अजैविक कारण यानी कि एबायोटिक कारण। जैविक कारण वे होते हैं जो किसी जीवित कारक की वजह से उत्पन्न होते हैं, जैसे सूक्ष्म जीवों, जैसे कि फंगल, बैक्टीरियल, वायरल या फिर निमेटोड की वजह से। या फिर ये जैविक कारक हो सकते हैं कीट, इंसेक्ट या पेस्ट, जिसमें मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं थ्रिप्स, माइट, सफेद मक्खी या एफिड। कभी कभी कोई जैविक कारक बड़े मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जैसे चूहे, पक्षी या अन्य बड़े जीव। इसी के साथ अजैविक समस्या, जो कि जीवित कारकों से नहीं बल्कि वातावरण या प्रबंधन की गलतियों से उत्पन्न होती है। इनमें मुख्य जो कारण होते हैं वो होते हैं तापमान का अधिक या कम होना, अत्यधिक नमी या सूखा होना, पोषक तत्वों की कमी, हर्बिसाइड का दुष्प्रभाव, प्रदूषण या फिर सोइल सेलाइनिटी, जो कि होते हैं अजैविक कारण। इसलिए किसी भी प्रबंधन रणनीति पर जाने से पहले हमें ये तय करना, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये समस्या जैविक है या अजैविक, तभी हम उसका उचित उपाय ढूंढ सकते हैं। तो ये हमें पता कैसे लगेगा? तो किसी भी समस्या को समझने या उसके कारण का सही पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें पौधे में दिखाई देने वाले लक्षण और संकेत यानी कि साइंस की पहचान करनी होती है। लक्षण पौधे की एक प्रतिक्रिया होती है जो हमें पौधा बताता है या पौधे में हम देख सकते हैं, जैसे कि पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का मुड़ना या सिकुड़ना, तने का काला पड़ना, पौधे का मुरझाना, फलों का सड़ना या उनका आकार बिगड़ना। ये मुख्यतः लक्षण होते हैं जो किसी न किसी कारणवश पौधा हमें दिखाता है। अब ये लक्षण हम देख तो सकते हैं और हम ये भी जान सकते हैं कि इन लक्षण हमें ये दिखा रहे हैं कि पौधे में दिक्कत है, लेकिन ये हमेशा हमें सीधे सीधे कारण नहीं बताते। तो कुछ बीमारियां या कुछ रोगों में हम सीधा कारण भी देख सकते हैं, और इसके लिए हमें पौधे की पत्तियों, तना या जड़ के आस पास में देखना चाहिए। और ये होते हैं संकेत, जो कि एक भौतिक प्रमाण है जो हमें सीधे रोगजनक या फिर कीट की उपस्थिति दिखाते हैं। हमने बहुत बार देखते हैं कि सफ़ेद पाउडर, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से होता है, जड़ों के पास में सरसों जैसे दाने, जो कि स्क्लेरोसिया विल्ट की वजह से होते हैं, तने से गोंद या रस का निकलना, पत्तियों के नीचे कीट या उनके अंडों का देखा जाना, या फिर जड़ों में गांठें, नोट्स, जो कि निमेटोड की वजह से होती है। ये संकेत हमें रोग का वास्तविक कारण को पहचानने में अधिक सटीक जानकारी देते हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि लक्षण पौधे की प्रतिक्रिया होती है, जबकि संकेत रोग या कीट का प्रत्यक्ष प्रमाण। और इन दोनों की ही पहचान करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इन दोनों को जानने के बाद ही हम सही ढंग से उसका निवारण ढूंढ सकते हैं। अब किसी भी पौधे में कोई भी रोग उत्पन्न होने के लिए या फिर कोई भी कीड़े का पौधे पर प्रकोप बढ़ाने के लिए चार मूल तत्वों का एक साथ उपस्थित होना बहुत जरूरी होता है। और ये चार मूल तत्व होते हैं अनुकूल यानी कि फेवरेबल एनवायरनमेंट, रोगजनक यानी कि विरुलेंट पैथोजन
या फिर कीट, संवेदनशील पौधा या फसल, और इन सब के लिए पर्याप्त समय। जब ये चारों कारक एक साथ मिलते हैं तभी रोग विकसित होता है। यदि इन चारों में से कोई भी एक तत्व को हम हटा दें या उसको नियंत्रित कर लें तो रोग का चक्र टूट जाएगा और उस बीमारी का प्रकोप नहीं बढ़ेगा। उसे हम वहीं पर नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि हमारा पॉली हाउस तो बहुत ही नया है, फिर ये रोग उत्पन्न कैसे हुआ, ये रोग कहाँ से आया। और ये प्रश्न बहुत ही उचित है क्योंकि रोगजनक हमारे खेत या पॉली हाउस में आता कहाँ से है। क्योंकि कोई भी रोगजनक अपने आप से तो उत्पन्न नहीं होता, वह किसी न किसी माध्यम से प्रवेश करता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि उसके पास कोई ना कोई इनविटेशन कार्ड होता है जो गलती से हम खुद या फिर किसी अन्य चाहे वो मजदूर, काम करने वाले मजदूर हों या फिर कोई विजिटर हों जिनकी वजह से वो उसके अंदर आते हैं। तो ये इनविटेशन कार्ड यानी ये मुख्य प्रवेश मार्ग होते हैं जो कि संक्रमित पौधे या पौध सामग्री, फसल के अवशेष, जो पुरानी फसल होती है उसके अवशेष, संक्रमित मिट्टी। कभी कभी हम पोलिया उसके अंदर नई मिट्टी ला के डालते हैं तो हम ये देखते नहीं है कि ये मिट्टी हम कहाँ से लाए हैं और उस मिट्टी में पहले क्या था। कोई ना कोई उसमें पुराने पौधों की टहनियाँ या उसकी जड़ें हो सकती है जिनके साथ में वो रोग आ सकता है। दूषित जल, ये भी एक दूसरा माध्यम होता है जिसकी वजह से रोगजनक हमारे खेत या फसल में आ जाता है। अधपकी या अपूर्ण रूप से तैयार की हुई जैविक खाद, हवा द्वारा फैलने वाले बीजाणु, खेत या नर्सरी में आने वाले मजदूर या फिर उपकरण और आगुंतक। उपकरण और आगुंतक हमेशा सबसे ज़्यादा रोगजनक को किसी भी नए खेत या क्रॉप में लाने में महत्वपूर्ण होते हैं। वो सबसे जल्दी और सबसे तेजी से फैलने वाले होते हैं। इसलिए जब भी हम कोई रोग प्रबंधन के बारे में सोचते हैं तो उसकी शुरुआत हमें दवा से नहीं बल्कि स्वच्छता और सैनिटेशन से करनी चाहिए। यदि हम प्रवेश मार्ग को ही रोक दें तो फिर रोग को विकसित होने का अवसर ही नहीं मिलेगा और यही हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब हम कैप्सिकम की प्रमुख बीमारियों पर चर्चा करेंगे जिसमें सबसे पहला है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज एक कोलेटोट्राइकम नामक फफूंद की वजह से होने वाला रोग है। इस रोग में हम फलों पर छोटे गोल धसे हुए भूरे या काले धब्बे देखने को मिलते हैं। कुछ दिनों बाद इन धब्बों के बीच में गुलाबी या नारंगी रंग का बीजाणु समूह है जो कि छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देता है। अत्यधिक प्रकोप के समय में ये फल सड़ने लगते हैं और बाजार गुणवत्ता पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। ये रोग विशेष रूप से 25 से 30 डिग्री तापमान, अधिक नमी और पत्तियों और फलों पर लंबे समय तक गीलापन रहने पर तेजी से फैलता है। घनी फसल और खराब वायु संचार इसे और भी बढ़ावा देते हैं। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें प्रारंभिक संक्रमित फल, पत्तियां और अन्य अवशेषों को हमारे फसल या फिर पॉली हाउस से हटा दें। ऊपर से सिंचाई न करें जिसे हम ओवरहेड वाटरिंग बोलते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। पौधों में उचित दूरी रखें जिसमें कि हमें प्रॉपर डिस्टेंस जो कि हमारे टीम मेंबर से आपको बताई गई है उसी डिस्टेंस पर पौधरोपण करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार कवकनाशी का प्रयोग करें। मुख्य बात इस रोग की रोकथाम के लिए है जो कि हमें नमी कम रखें तो ये रोग कम फैलेगा और कम होगा। इसी श्रृंखला में दूसरी बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू जो कि हम सबको कॉमनली देखने को मिलती है क्योंकि ये शिमला मिर्च की एक सामान्य लेकिन बहुत गंभीर बीमारी है। इस बीमारी में सबसे पहले पत्तियों की निचली सतह पर हल्के सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में पूरी पत्ती पर सफ़ेद चूर्ण की परत जैसे
फैल जाते हैं। पत्तियां पीली होकर मुड़ जाती है और गंभीर अवस्था में डिफोलिएशन यानी कि पत्तियां गिरने लग जाती है। फूल और फल भी झड़ जाते हैं, जिससे उपज में भारी कमी आती है। ये रोग 20 से 30 डिग्री तापमान और कम वर्षा वाले मौसम में अधिक फैलता है। ग्रीन हाउस में खराब वेंटिलेशन और अधिक पौध घनत्व इसे बढ़ावा देते हैं। इसीलिए जैसे हमने कोलेट्राइका में बताया कि पौधरोपण की नियमित दूरी जो कि हमारे टीम मेंबर ने आपको सजेस्ट की होगी, उसी रूप में पौधरोपण करना चाहिए। दूसरा, इस रोग को रोकने के लिए हमें ये भी चीज़ का ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की मात्रा, जब भी आप नाइट्रोजन उर्वरक देते हैं तो उसकी मात्रा संतुलित हो। अत्यधिक नाइट्रोजन इस रोग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। संक्रमित पत्तियों को तुरंत हटा दें। अगर हमें दिखता है कि 1 या 2 प्लांट में ही ये रोग देखने को मिलता है या पत्तियों में है, तो उन पत्तियों को तुरंत निकालें और किसी कवर में डालकर उसको हमारे फसल से बाहर लेके चले जाएं और उचित समय पर ही फफूंदीनाशों का स्प्रे करें। मुख्य बात यह है कि ये रोग हवा से फैलता है, इसलिए इसकी शुरुआती पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है और शुरुआत में ही अगर 1-2 पौधे में है उसको हम हटा दें तो इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। इसी श्रृंखला में जो दूसरी बीमारी है वो है फ्यूजेरियम विल्ट, जो हमें कॉमनली देखने को मिलती है और ये बीमारी किसी पॉली हाउस या खेत में एक दो इक्के दुक्के यहाँ वहाँ वो प्लांट दिखाई देते हैं, ये एक श्रृंखला में नहीं होते हैं। दूसरा, फ्यूजेरियम विल्ट एक मिट्टी जनित रोग है जो कि फ्यूजेरियम ओक्जीस्पोरम के द्वारा फैलता है। इस रोग में पत्तियां पीली पड़ने लगती है और पौधा फिर धीरे धीरे मुरझाने लगता है। और इस मुरझाए हुए पत्ते का अगर आप तना काट कर देखेंगे तो आपको तने में अंदर की तरफ भूरे रंग की रेखा दिखाई देती है, जो इस रोग की पुष्टि का प्रमुख प्रमाण होता है। धीरे धीरे पूरा पौधा सूख जाता है और ये रोग गर्म और नम मिट्टी में अधिक सक्रिय रहता है, विशेषकर जब एक ही फसल बार बार उगाई जाए। एक ही खेत पर हम कैप्सिकम के बाद कैप्सिकम या फिर कैप्सिकम के बाद टोमेटो, फिर से कैप्सिकम, फिर से टोमेटो, फिर से कैप्सिकम लेते हैं तो ये रोग बहुत जल्दी से फैलता है। इस रोग को नियंत्रण करने के लिए फसल चक्र अपनाएं। कभी भी कैप्सिकम के ऊपर कैप्सिकम नहीं लगाएं। आप कैप्सिकम के बाद कुकुम्बर लगा सकते हैं या फिर एक बार कैप्सिकम क्रॉप होने के बाद में कोई ना कोई बाजरा या सोरगम लगाएं और उसको बाद में वहीं पर मल्च करने के बाद ही दूसरी फसल लें। संक्रमित पौधों को तुरंत हटाएं। वर्ष में एक बार सॉइल सोलराइजेशन जरूर करें और जल निकास का अच्छा प्रयोग करें। उसमें खेत में से जल निकास की अच्छी व्यवस्था रखें। ये रोग मिट्टी में रहता है, इसलिए इसकी रोकथाम का उपाय हमें सबसे ज़रूरी होता है कि सॉइल सोलराइजेशन और वाटर का उचित ड्रेनेज बनाए रखना चाहिए। अगली बीमारी जो हमें कैप्सिकम में देखने को मिलती है वो है बैक्टीरियल स्पॉट, जो कि जेंथोमोनास नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। इस रोग में पत्तियों पर छोटे पानी जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में ये धब्बे भूरे काले हो जाते हैं और चारों ओर पीला घेरा बन जाता है। अधिक संक्रमण होने पर पत्तियां झड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं डिफोलिएशन। फलों पर उभरे हुए खुरदरे भूरे धब्बे बनते हैं, जिससे बाजार मूल्य कम हो जाता है। ये रोग वर्षा, तेज हवा और पानी के छींटों से तेजी से फैलता है। उच्च आर्द्रता 80% से अधिक और 25 से 30 डिग्री तापमान इस रोग के प्रसार के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। इस रोग को रोकने के लिए जैसे बाकी रोगों में हमने कहा कि फसल चक्र अपनाएं, खेत में उचित दूरी रखें और वायु संचार बनाए रखें, यानी कि नियमित रूप से आप प्रूनिंग और ट्रेनिंग का ध्यान रखें। खेत में स्वच्छता और संक्रमित पौध अवशेषों को तुरंत नष्ट कर दें।
दूसरा, ओवरहेड वाटरिंग यानी पत्तियों को गीला करने से बचें, क्योंकि बहुत बार हम जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हम देखते हैं कि ओवरहेड वाटरिंग से थोड़ा बहुत कूल डाउन होगा और पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा, लेकिन उसके साथ ही इन रोग का प्रसार भी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए ओवरहेड वाटरिंग से बचें। कैप्सिकम में अगली सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी प्रॉब्लम है थ्रिप्स, जो कि आजकल हमें हर कहीं पर देखने को मिलते हैं। लेकिन कैप्सिकम में दो प्रकार के थ्रिप्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है ब्लैक थ्रिप्स जिसको हम बोलते हैं थ्रिप्स पार्विस्पिनस, और दूसरा होता है सेटोथ्रिप्स जिसे हम कहते हैं येलो थ्रिप्स। इन दोनों का प्रकोप इन दिनों में काफ़ी बढ़ रहा है। थ्रिप्स, क्योंकि थ्रिप्स का होस्ट रेंज बहुत विस्तृत होता है और ये खरपतवार दूसरी क्रॉप में भी फैलते हैं। ये केवल कैप्सिकम ही नहीं, बाकी अन्य सब्जियां, अन्य फसलों सभी पर जीवित रह सकते हैं, इसलिए इनका कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब थ्रिप्स की पॉपुलेशन तापमान और आर्द्रता में बदलाव के कारण काफ़ी प्रभावित होती है। विशेष रूप से गर्म और शुष्क मौसम में इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है और ये कीट पौधे के लगभग सभी भागों को नुकसान पहुंचाता है जड़ों को छोड़कर, क्योंकि जड़ें सोइल के नीचे होती है तो उन पर नुकसान नहीं होता, लेकिन सोइल के ऊपरी भाग सभी भागों पर ये इन्फेक्ट करते हैं और उस पर नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियों पर हम सिल्वरिंग और स्क्रैपिंग के लक्षण देखने को मिलते हैं और गंभीर परिस्थितियों में हम तांबे जैसा रंग दिखाई देता है, जो कि हम फ्रूट में या फिर पत्तियों पर या फिर तने पर हम इजीली देख सकते हैं। दूसरा, थ्रिप्स के अटैक की वजह से फूल और पत्तियां झड़ने भी लगती हैं, फल विकृत हो जाते हैं और उत्पादन और गुणवत्ता दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब इसको रोके कैसे, या फिर इसको आने से हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो थ्रिप्स प्रबंधन में सबसे पहला कदम होता है वो होता है रूटीन स्काउटिंग यानी निगरानी। हमें नियमित रूप से निगरानी रखनी चाहिए, हमें निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ासकर जो बढ़ती हुई कोमल टहनियाँ, बर्ड्स या फूलों के गुच्छे होते हैं उन पर, क्योंकि ये कीट हमेशा इन्हीं जगहों पर छिपा हुआ रहता है, इसलिए उन्हें हमें ध्यान से देखना होता है। इसके साथ ही स्टिकी ट्रैप्स, जो कि नीले या पीले कलर की स्टिकी ट्रैप्स आती है, उन्हें लगाना चाहिए और उन्हें हमें नियमित चेक करते रहना चाहिए, उनका अवलोकन करना चाहिए कि उसमें हमें कुछ संख्या में बढ़ोतरी मिल रही है या फिर ये कीट की संख्या उतनी है या घट रहे हैं। दूसरा, हमें हाइजीन और सैनिटेशन का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और वो बनाए रखना चाहिए। इंसेक्ट प्रूफ नेट यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से साइड से नेट फटी हुई है, डोर ओपन है, ऊपर से हम देख रहे हैं कि वेंटिलेशन रखने के लिए पूरा का पूरा प्लास्टिक हटा दिया। तो ऐसी स्थिति में ये कीट का ग्रीन हाउस के अंदर प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फंजाई होते हैं जो कि इस कीट पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव या प्रभावी होते हैं, जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना, उसका स्प्रे करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नीम आधारित उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा रासायनिक दवाओं के बारे में सोचने से पहले इस तरीके के जैविक विकल्पों को प्रमुखता देनी चाहिए। दूसरा, हम ये भी आपको सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप कोई रासायनिक दवाओं का उपयोग करते हैं, उनके साथ में नीम एक्सट्रैक्ट या नीम ऑयल ज़रूर मिक्स करें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य कीट जो कि कैप्सिकम में आता है वो है वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी, क्योंकि सफ़ेद मक्खी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से पौधे को नुकसान पहुंचाती है। प्रत्यक्ष नुकसान होता है उनके डायरेक्ट फीडिंग डैमेज से, जिसमें वह पत्ती की निचली सतह से रस चूसती है, जिससे पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है, पत्तियां पीले न पड़ने लगती है और पौधे कमजोर हो जाते हैं। दूसरा जो कि इनडायरेक्ट नुकसान होता है वो होता है सूटी मोल्ड और वायरस ट्रांसमिशन। व्हाइट फ्लाई मीठा हनीड्यू छोड़ती है
जिस पर काले कलर की फंजाई पैदा होती है और उसे हम बोलते हैं सूटी मोल्ड। और इस सूटी मोल्ड की वजह से प्रकाश संश्लेषण बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा व्हाइट फ्लाई कई प्रकार की वायरल बीमारियों का वेक्टर भी होती है जो उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। ये वायरसेस हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए होती है वो है इनका होस्ट रेंज। क्योंकि व्हाइट फ्लाई सभी प्रकार की सब्जियों पर और खरपतवार पर प्रकोप फैलाती है। तो जब हम हमारी क्रॉप से इन्हें स्प्रे करके हटाते हैं तो वो साइड में दूसरी कोई सब्जी होती है या फिर खरपतवार है उस पर जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर पनपने लगती है। इसलिए जब भी हम किसी भी प्रकार के कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उसमें हमें सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि व्हाइट फ्लाई बहुत जल्दी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है। इसलिए केवल रासायनिक नियंत्रण पर निर्भर रहना उचित नहीं है। सबसे पहले हमें इसके नियंत्रण के लिए नियमित निगरानी अत्यंत आवश्यक है। पत्तियों की निचली सतह पर अंडों और नींव की जांच करें और संक्रमित पत्तियों को समय समय पर हटा दें। ग्रीन हाउस या खेत के अंदर और आसपास खरपतवार नियंत्रण और साफ सफाई बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही वैकल्पिक होस्ट का काम करते हैं। पीली स्टिकी ट्रैप का उपयोग करें जो कि वेस्ट व्हाइट फ्लाई की मॉनिटरिंग और उनके आंशिक नियंत्रण के लिए बहुत ही प्रभावी है। दूसरा, जैविक नियंत्रण में लाभकारी कीटों का विशेष महत्व है। जैसे प्रीडेटरी माइट्स जो होते हैं तो हम उनको उनका उपयोग करना चाहिए। स्विस की और नेसिडियोकोरस उसमें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा नीम ऑयल और नीम एक्सट्रैक्ट का नियमित रूप से स्प्रे करना चाहिए, विशेषकर जब कीटों की संख्या कम हो तब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रॉब्लम हम कैप्सिकम में देखते हैं वो होती है माइट्स की, क्योंकि पॉली हाउस की परिस्थितियों में माइट्स एक और महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में तापमान और आर्द्रता का नियंत्रित वातावरण कई बार माइट्स के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर देता है, जिससे इनका प्रकोप तेजी से बढ़ता है। कैप्सिकम में मुख्य रूप से दो प्रकार के माइट समस्या पैदा करते हैं, ब्रोड माइट और रेड स्पाइडर माइट। रेड स्पाइडर माइट को आप इजीली पहचान सकते हैं, क्योंकि एक तो वो लाल कलर के होते हैं, दूसरा पत्तियों और तने के आसपास में जाला बना देते हैं स्पाइडर के जैसा, तो उसे हम इजीली पहचान सकते हैं। माइट्स का प्रकोप पूरी तरह से माइक्रो क्लाइमेट पर निर्भर करता है, क्योंकि रेड स्पाइडर माइट अधिक तापमान और कम आर्द्रता में तेजी से फैलता है, जबकि ब्रोड माइट मध्यम तापमान और अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता में अधिक सक्रिय रहता है। पॉली हाउस में यदि वेंटिलेशन या ह्यूमिडिटी प्रबंधन सही न हो तो इनकी आबादी अचानक बढ़ सकती है। ये कई फसलों और खरपतवारों पर जीवित रह सकते हैं, इसलिए इनका नियंत्रण और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। दूसरा, माइट्स का जो जीवन चक्र होता है वो बहुत ही छोटा होता है, 5 से 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए एक बार प्रकोप शुरू होने पर इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। सप्ताह में कम से कम 1-2 बार नई पत्तियों की जांच जरूर करें और हैंड लेंस का उपयोग करें, क्योंकि बहुत बार आपको ब्रोड माइट इजीली दिखाई नहीं देते हैं। पत्तियां मुड़ी हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, तो उस केस में ब्रोड माइट के होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और उस समय हमें हैंड लेंस का उपयोग करके देखना चाहिए अगर हमें ब्रोड माइट मिलते हैं या नहीं। प्रारंभिक अवस्था में ही पहचान करना बहुत ही सफल प्रबंधन का हमारा पहला कदम होता है। संक्रमित पत्तियों और पौधों को हटा दें, खरपतवार पर नियंत्रण रखें, पॉली हाउस के अंदर स्वच्छता बनाए रखें और इसके साथ ही हम लाभकारी माइट्स अगर हमें मिल सके तो उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि लाभकारी माइट्स जैसे न्यूसीलियो स्विस की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये
जो ब्रोड माइट और रेड माइट्स होते हैं इनका तेजी से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, रेड स्पाइडर माइट सूखी परिस्थितियों में तेजी से बढ़ता है, तो हमें उस हिसाब से अगर रेड स्पाइडर माइट है तो हमें थोड़ी आर्द्रता बढ़ा देनी चाहिए। दूसरा, संतुलित सिंचाई और उचित आर्द्रता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगली जो बीमारी पौधे में के स्पेशली कैप्सिकम में जो फैलती है या जो देखी जाती है वो होती है लीफ कर्ल डिजीज। और ये लीफ कर्ल डिजीज सबसे महत्वपूर्ण और विश्व स्तरीय चिंता का विषय है, क्योंकि यह रोग केवल खुले खेतों तक सीमित नहीं है बल्कि इंडोर और पॉली हाउस दोनों परिस्थितियों में एक गंभीर संक्रमण करता है। ज़्यादातर ये रोग वेक्टर की वजह से फैलता है, क्योंकि संरक्षित खेती यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में यदि वेक्टर नियंत्रण सही नहीं हो तो इस रोग का प्रकोप तेजी से फैल सकता है और उसकी वजह से उत्पादन में भारी कमी हो जाती है। ये वायरस सफ़ेद मक्खी यानी कि व्हाइट फ्लाई के द्वारा फैलता है। एक बार सफ़ेद मक्खी संक्रमित पौधे पर बैठती है तो वो इस वायरस को अपने जूस के साथ में सक करती है और बाद में जब ये स्वस्थ पौधे पर जाकर बैठती है तो इस वायरस को उस स्वस्थ पौधे में बहुत तेजी से ट्रांसफ़र कर देती है। इसलिए लीफ कर्ल का के प्रबंधन का मुख्य आधार होता है व्हाइट फ्लाई नियंत्रण। दूसरा, इस रोग को पहचानना बहुत ही इजी है। इस रोग में पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, वो विकृत और सिकुड़ी हुई होती है, उनमें कर्लिंग आ जाती है। दूसरा, नई बढ़वार जो कि ग्रोइंग टिप होती है वो असामान्य हो जाती है, वो बहुत प्रभावी रूप से रुक जाती है। पत्तियों पर विशिष्ट मोजेक पैटर्न देखने को मिलता है, पत्तियां पीली पड़ सकती है और पूरा पौधा बौना हो जाता है। ऑब्वियसली है कि जब पौधे में ग्रोथ ही नहीं होगी तो फलों और फूलों की संख्या अपने आप ही कम हो जाएगी और फल और फूल विकृत हो जाते हैं। तो हम साइंटिफिकली ये कहते हैं कि लीफ कर्ल केवल एक बीमारी नहीं है बल्कि ये कैप्सिकम में उत्पादन की एक आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका प्रभावी प्रबंधन केवल वेक्टर मैनेजमेंट, अर्ली डिटेक्शन यानी कि आरंभिक निरीक्षण के द्वारा और दूसरा प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी से ही संभव है। एक बार संक्रमण हो जाने पर उसका उपचार बहुत ही मुश्किल है और हम कहेंगे कि वो लगभग असंभव है। इसलिए व्हाइट फ्लाई की नियमित निगरानी, संक्रमित पौधों का तुरंत निष्कासन और पॉली हाउस में इंसेक्ट प्रूफ नेट और स्वच्छता बनाए रखना इस रोग की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। इसी श्रृंखला में जो दूसरा वायरस कैप्सिकम में होता है वो होता है टोस्पो वायरस, क्योंकि टोस्पो वायरस भी एक बहुत ही विशेष और गंभीर बीमारी हम आज के टाइम में कैप्सिकम में देखते हैं। ये रोग विशेष रूप से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। पॉली हाउस तथा खुले दोनों फसल में हमें टोस्पो वायरस का इन्फेक्शन मिलता है। टोस्पो वायरस का जो प्राकृतिक संचरण यानी कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो होता है थ्रिप्स के द्वारा, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ब्लैक थ्रिप्स की वजह से नहीं या फिर बहुत ही कम चांस होता है कि उससे फैलता है। मुख्य रूप से ये थ्रिप्स पामी और सीटोथ्रिप्स डोर्सेलिस की वजह से ट्रांसमिट होता है। इसलिए थ्रिप्स का नियंत्रण इस डिजीज पर नियंत्रण पाना महत्वपूर्ण है। टोस्पो वायरस में दो मुख्य सदस्य होते हैं जो कि कैप्सिकम में अत्यधिक देखने को मिलते हैं। एक होता है ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस और दूसरा है कैप्सिकम क्लोरोसिस वायरस। ये दोनों कैप्सिकम में प्रमुख टोस्पो वायरसेस हैं और गंभीर उपज हानि का कारण भी है। टोस्पो वायरस का प्रभाव केवल पत्तियों तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे पौधे की वृद्धि, फ्रूट सेट और बाजार योग्य उत्पादन को
प्रभावित करता है। पत्तियों पर हमें मुख्य जो सिम्टम देखने को मिलते हैं वो होते हैं क्लोरोसिस यानी कि पीले धब्बे, या फिर रिंग स्पॉट चक्राकार धब्बे जो कि कंसेंट्रिक रिंग जैसे होते हैं, या फिर कभी कभी हमें कंसेंट्रिक नेक्रोटिक यानी भूरे काले धब्बे देखने को मिलते हैं। पत्तियों का मुरझाना, या फिर जो नई पत्तियां होती है, ग्रोइंग टिप होती है, वो झुलसी हुई दिखाई देती है। ये इस रोग के मुख्य लक्षण होते हैं। यहाँ पर हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखा रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि नेक्रोटिक और कंसेंट्रिक रिंग, तथा आप ये भी देख सकते हैं कि ग्रोइंग टिप या कुछ पत्तियां झुलसी हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि डाइबैक के जैसा सिम्टम भी इस रोग में देखने को मिलता है, जो मुख्य रूप से ग्राउंडनट बड नेक्रोसिस के केस में होता है। कैप्सिकम क्लोरोसिस वायरस के केस में आपको अधिकतर रिंग स्पॉट या पीले धब्बे ही देखने को मिलेंगे, जो कि फल पर भी होते हैं और पत्तियों पर भी देखने को मिलते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए थ्रिप्स का नियमित मॉनिटरिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, जैसे हमने थ्रिप्स के केस में आपको बताया था कि ब्लू या स्टिकी ट्रैप्स का उपयोग करें, जिससे हमें इनको रोकने में। दूसरा, हमें ये भी देखने में जानकारी मिलेगी कि थ्रिप्स की पॉपुलेशन पॉली हाउस में बढ़ रही है या नहीं। इसके अलावा प्रारंभिक संक्रमित पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए। खरपतवार पर नियंत्रण कीजिए। दूसरा, आईपीएम स्ट्रेटेजी को अपनाइए, जिसमें कि हमें नीम एक्सट्रैक्ट या नीम ऑयल का उपयोग कीजिए, स्टिकी ट्रैप लगाइए। दूसरा, इंसेक्ट प्रूफ नेट का यूज़ कीजिए, और फील्ड या पॉली हाउस में नियमित हाइजीन एंड सैनिटेशन को मेंटेन रखना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ बनाए रहने के लिए, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।